Good morning students. Today we are going to study about surface tension. Okay, we were doing chapter hydrostatics and we have already discussed what is surface tension. Today we are going to start with illustration of surface tension. देखिए हम चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक्स कर रहे थे. हाइड्रोस्टैटिक्स में जो टॉपिक था सरफेस टेंशन, वो हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया था कि सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट क्या होती है. तो आज हम डिस्कस करेंगे इलास्ट्रेशंस ऑफ सरफेस टेंशन. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको पता होना चाहिए कि इलास्ट्रेशंस ऑफ सरफेस टेंशन क्या क्या होती हैं. इलास्ट्रेशंस मीन यू कैन से एग्जाम्पल्स. ओके, यू कैन से एग्जाम्पल्स. तो इसमें हमने एग्जाम्पल के थ्रू जो है इनको एक्सप्लेन कर रखा है कि सरफेस टेंशन आपका होता क्या है. नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट इलस्ट्रेशन. नंबर फर्स्ट जो आपके इलस्ट्रेशन है वो क्या है. स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप. It can be shown that for a given volume, the surface tension of the sphere is minimum. The spherical shape of the drop indicate that the liquid acquire a shape so that its surface area is minimum. अब इसे ध्यान से समझिएगा. देखिए जब भी हम रेन ड्रॉप्स की बात करते हैं वो स्फेरिकल होते हैं शेप में. तो रेन ड्रॉप्स आपके स्फेरिकल क्यों होते हैं शेप में. देखिए जो सरफेस आपकी अगर हम बात करें कि रेन ड्रॉप आपके स्फेरिकल क्यों होते हैं, क्योंकि जो हर ड्रॉप्स होता है वो क्या करता है, ईच ड्रॉप टेंड टू एक्वायर ईच ड्रॉप टेंड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया. ठीक है ना, वो एक्वायर करने की कोशिश करता है मिनिमम सरफेस. मिनिमम सरफेस. तो जब हम ड्रॉप की बात करते हैं, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जब हम रेन ड्रॉप की बात करते हैं तो रेन ड्रॉप में जो ड्रॉप है आपकी वो क्या करती है, हर ड्रॉप जो है वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है. और वो किसकी वजह से, वो आपका करता है सरफेस टेंशन की वजह से. सरफेस टेंशन. ठीक है. और जहाँ तक अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो जो वॉल्यूम होती है, जो वॉल्यूम की बात करें फॉर द गिवन वॉल्यूम, जो सरफेस एरिया स्फीयर का होता है वो सबसे कम होता है. ऑलवेज रिमेंबर कि जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है. तो इसीलिए जो आपका ड्रॉप होता है लिक्विड ड्रॉप, वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है. तो इसीलिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो क्या है कि जो स्मॉल ड्रॉप होती हैं, रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो हमेशा स्फेरिकल क्यों होती हैं शेप में. कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेन ड्रॉप जो होती हैं या फिर स्मॉल ड्रॉप जो होती हैं उनका स्फेरिकल शेप क्यों होता है. बिकॉज ऐसा इसीलिए होता है कि गिवन वॉल्यूम के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो स्फीयर का मिनिमम होता है. यानी मिनिमम एयर अगर हम बात करते हैं तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है. इसीलिए जो स्फेरिकल शेप होता है ड्रॉप का वो क्या इंडिकेट करता है कि लिक्विड जो है वो शेप एक्वायर करता है ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया में रह सके. इसीलिए वो स्फीयर की शेप को एक्वायर करता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन. तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप. तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो स्फेरिकल शेप में इसीलिए होती हैं क्योंकि ईच ड्रॉप, हर ड्रॉप जो है वो क्या करती है, वो टेंड करती है टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया. वो एक्वायर करती है मिनिमम सरफेस एरिया किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन. क्योंकि पिछली बार हमने डिस्कस किया है सरफेस टेंशन क्या होता है. सरफेस टेंशन की हमने डेफिनेशन की थी कि सरफेस टेंशन जो होता है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड. इट इज़ द property of the liquid by virtue of which, it is the property of the liquid by virtue of which free surface of liquid at rest tend to acquire minimum area. It tend to acquire minimum area and as such it behave as it is covered with a stretch membrane. और किसकी तरह behave करती है, stretch membrane की तरह. तो इसीलिए वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो मिनिमम एरिया में रहने की कोशिश करती है. तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि स्फीयर का जो होता है वो मिनिमम एरिया होता है. इसीलिए जो आपकी स्मॉल ड्रॉप्स हैं या फिर रेन ड्रॉप्स हैं उनका शेप कैसा होता है, उनका शेप स्फेरिकल होता है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन.
A large mercury drop is broken into small droplets on the base of a clean disk. The small droplets formed have spherical shape. This is due to surface tension. तो देखिए अगर हम बात करते हैं लार्ज, अब देखिए क्वेश्चन दो फॉर्म में आ जाता है. दूसरा पॉइंट आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए जब मरकरी होता है, जब हम स्प्लिट करते हैं उसे क्लीन ग्लास पे, प्लेट पे, तो देखिए जब भी आप मरकरी को प्लेट पे रखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे. देखिए अगर आप स्मॉल जो है थोड़ी सी वॉल्यूम में डालेंगे तो आप देखेंगे वो स्फेरिकल शेप में रहता है. बट जैसे जैसे आप क्या करेंगे उसका थोड़ा सा बिगर ग्लोब्यूल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लें तो आप देखेंगे उसकी शेप कुछ ऐसी सी हो जाएगी. ठीक है, जो आपका बिगर ग्लोब्यूल होगा वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, मिडल हिस्से से कुछ इस तरह से. अगर मैं कुछ और थोड़ी बड़ी ड्रॉप लूँ तो कुछ इस तरह से फ्लैट हो जाता है. तो इस तरह से होता है. तो हम कहते हैं कि जब भी मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी इज स्प्लिट ऑन अ क्लीन ग्लास प्लेट. वो फॉर्म कैसा करता है, ग्लोब्यूल की फॉर्म में फॉर्म करता है. जो टाइनी ग्लोब्यूल होते हैं वो हम कहते हैं स्फेरिकल होते हैं. टाइनी ग्लोब्यूल आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, वो स्फेरिकल होते हैं. और वो किसकी वजह से होते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से. क्योंकि जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की, मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए वो स्फेरिकल होते हैं. बिकॉज यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो नेग्लिजिबल होता है. इन केस ऑफ स्मॉल ड्रॉप फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल. लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं बिगर ड्रॉपलेट्स की, ठीक है, बिगर ग्लोब्यूल की, तो बिगर ग्लोब्यूल में क्या होता है, गेट फ्लैटन फ्रॉम द मिडल. ये जो मिडल पार्ट है यहाँ से वो क्या हो जाएगा, मिडल पार्ट से वो फ्लैटन्ड हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा उसका शेप, ऐसा होता है. ठीक है, बट हैव राउंड शेप नियर द एजेस. ठीक है ना, ये जो है इसकी शेप राउंड होती है एजेस से. अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ध्यान से, जो ग्लोब्यूल होते हैं वो स्फेरिकल शेप इसीलिए लेते हैं सरफेस टेंशन की वजह से. ठीक है, बट लेकिन अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल ग्लोब्यूल की बात हो गई कि भाई सरफेस टेंशन की वजह से वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए वो स्फेरिकल होते हैं शेप में. बट बिगर ग्लोब्यूल में ऐसा हुआ क्या, लेकिन कहते हैं कि अगर हम बिगर मरकरी ग्लोब्यूल की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो लार्ज होती है. यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी वो नेग्लिजिबल थी, बट यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हो जाती है वो लार्ज हो जाती है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लार्ज. अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लार्ज होने की वजह से क्या होता है, जो सेंटर होता है ग्रेविटी का, ठीक है ना, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी. अब सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो होता है द बिग ग्लोब्यूल इज लोअर्ड ड्यू टू हैवी वेट. क्योंकि अब बिग ग्लोब्यूल होगा तो इसका वज़न ज़्यादा होएगा, वज़न ज़्यादा होएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा इसके हैवी वेट की वजह से. तो यहाँ से ये चीज़ जो है वो ध्यान से समझने वाली है कि जो ग्लोब्यूल होते हैं, स्मॉलर ग्लोब्यूल, वो तो स्फेरिकल शेप ले लेते हैं सरफेस टेंशन की वजह से. बट अगर हम बिग मरकरी ग्लोब्यूल की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है इसमें क्या होता है, लार्ज होता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बिग ग्लोब्यूल इज लोअर्ड, ये लोअर हो जाती है ड्यू टू द हैवी वेट. क्योंकि इसका हैवी वेट होता है तो इसी की वजह से ये जो होता है ये मिडल पार्ट से क्या होता है, फ्लैट होता है. ओके, तो ये बात समझ गए कि अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट था वो ये पूछा, लिखा हुआ है कि लार्ज मरकरी ड्रॉप इज ब्रोकन इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन द बेस of a clean disk. The small droplet form have spherical shape. जो small droplet होती हैं उनकी spherical shape होती है. तो ये पूछा जा सकता है, तो हम कहेंगे देखिए small droplet की spherical shape इसीलिए होती है due to surface tension it acquire the minimum surface. और दूसरी बात है यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है. लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट लार्जर ग्लोब्यूल, अगर हम लार्जर ग्लोब्यूल की बात करते हैं तो ये आपका मिडल से फ्लैट होता है. ये फ्लैट इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज होती है. और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बिग ग्लोब्यूल का वो लोअर होता है. वो लोअर्ड इसीलिए होता है क्योंकि इसका हैवी वेट की वजह से, तो इसीलिए बीच में से क्या होती हैं,
फ्लैट होती हैं। ओके, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन सबकी पता होनी चाहिए, अच्छे से इलस्ट्रेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि व्हेन मर्करी स्प्लिट अप ऑन अ क्लीन प्लेट it forms globule. Why the smaller globule have spherical shape, whereas if we talk about larger globule it has flattened shape. तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि छोटे वालों की स्फेरिकल इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नेग्लिजिबल होती है, एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन इट एक्वायर minimum area, whereas if we talk about larger globule here force of gravity is large, और इसीलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लार्ज होती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये फ्लैटेंड होता है, लोअर होता है यहाँ से इसके वेट की वजह से, क्योंकि इसका वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इसीलिए बीच में से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, now let us talk about the next application. Okay, now the third part is place a greased iron needle on a blotting paper and gently place it over surface of water in a beaker. Very soon blotting paper sink inside water, but iron needle remain floating on surface of water. Careful observation of surface of water with a microscope shows a small depression where of needle is, and the water surface behave like a stretch membrane. The weight of the needle is balanced by the vertical component force of surface tension. अब देखिए यहाँ पर क्या क्या रखा है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ग्रीस निडल है, लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ये ले लेते हैं हम, सबसे पहले एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें हम क्या डाल देते हैं, लेट अस पुट सम वाटर। ठीक है, ये वाटर हो गया हमारा, और इसके ऊपर हम यहाँ पर डाल देते हैं, दिस इज आवर निडल। ठीक है, ये कंपोनेंट ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज एस, एंड ये इसका वेट है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg। ओके, अब क्या लिखा हुआ है देखिए, जब भी हम ग्रीस निडल लेते हैं उसको प्लेस करते हैं जेंटली ऑन द सरफेस। अब देखिए, ये सरफेस थी वाटर की सरफेस पे हमने निडल को जेंटली प्लेस कर दिया। तो जब भी हम ग्रीस्ड, और ध्यान रखिए इसको हमने ग्रीस कर रखा है नेल को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ग्रीस कर रखा है आयरन निडल को, दिस इज आयरन निडल, इसको हमने ग्रीस कर रखा है और इसको हमने वाटर सरफेस के ऊपर रख दिया है, प्लेस कर दिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट रेस्ट। ठीक है, अब क्या होगा, इस तरह से रखा हुआ है ताकि ये क्या ना कर पाए, इट डज नॉट प्रिक द वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस में प्रिक नहीं करती, अंदर की तरफ नहीं जाती। ठीक है, वो निडल जो है वो फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वाटर पे, डिस्पाइट इट्स बीइंग हेवियर, हैवी होने के बावजूद भी ये जो निडल है ये इसकी सरफेस पे, पानी की सरफेस पे क्या करती है, फ्लोट करती है। ठीक है, A slight depression on the surface of water is observed just below the needle. लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन जो होगा नीचे की तरफ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हम थोड़ा सा डिप्रेशन देखें कुछ इस तरह से। देखिए जहाँ हमने नेल रखी होगी ना, तो थोड़ा सा अगर वाटर होगा थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन सा दिखेगा इस पार्ट पे आपको। ठीक है ना, तो यही बता रखा है कि जब भी हम ग्रीस आयरन निडल जो है उसको हम जेंटली सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर रखते हैं, और जो सरफेस है आपकी वाटर की वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो जो आपकी ये जो निडल है ये प्रिक नहीं करती वाटर सरफेस को, ये जो है ये ऊपर ही फ्लोट करती रहती है, बल्कि ये भारी ज़रूर है बट ये फिर भी फ्लोट करती रहती है। ठीक है, बट हमें थोड़ा सा इसमें क्या दिखता है, डिप्रेशन दिखता है इसके सरफेस ऑफ वाटर पे, ये ऑब्जर्व किया जाता है। अब इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वाटर सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, कि जो वाटर सरफेस है वो किसकी तरह बिहेव करती है, वाटर सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह
काम करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा है स्लाइट डिप्रेशन हमें ज़रूर दिखेगा सरफेस ऑफ वाटर पे, ऑब्जर्व ज़रूर होगा जस्ट बिलो द निडल के नीचे। तो हमें वाटर कैसा लगेगा, वाटर इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, कि वाटर सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। और जो फोर्सेस हैं सरफेस टेंशन की, वो हमने किससे डिपिक्ट कर रखा है, ये देखिए, ये हमने फोर्सेस जो हैं इस तरह से ड्रॉ कर रखे हैं, एस से, ठीक है। तो ये जो है हमने सरफेस टेंशन जो है, फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन जो है वो हमने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि किस तरह से इंक्लाइन मैनर में लगता है। और जो वेट है आपका, वेट कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, जिसको हमने निडल को ये क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये दिखा रखा है कि जो फोर्स है आपके सरफेस टेंशन का, जो ये फोर्स है सरफेस टेंशन का, एक्ट इन द इंक्लाइंड मैनर, जैसे कि ये फिगर में यहाँ पर दिखा रखा है। और जो वेट है निडल का इज बैलेंस्ड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सरफेस टेंशन। तो इसको इन कंपोनेंट्स ने क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है, ठीक है। तो इफ अब इसीलिए इसको बैलेंस कर रखा है, तो वेट ऑफ द निडल जो है वर्टिकल कंपोनेंट से क्या हो रखे हैं, बैलेंस कर रखे हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम वाटर सरफेस को प्रिक करते हैं बाय वन एंड ऑफ द निडल, तो उस टाइम जो होगा निडल अंदर को क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो वाटर सरफेस है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो अब इसे ध्यान से समझिएगा है क्या। यहाँ पर हमने सिंपल क्या ले रखा है, एक ग्रीस की हुई आयरन नेल ले रखी है, उसको हमने क्या किया है, एक वाटर जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, उसके अंदर इसको हमने प्लेस कर रखा है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो निडल है ये अंदर सिंक नहीं करती है, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें थोड़ा सा इधर डिप्रेशन दिखता है, ठीक है ना, यहाँ पर डिप्रेशन सा नज़र आएगा थोड़ा सा। इससे हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जो वाटर सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हैं फोर्स के, सरफेस टेंशन के, तो वो एक इंक्लाइन मैनर में बिहेव करते हैं इस तरह से, और जो इसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो एक्ट करता है, ठीक है, जो आपका mg वेट है। और इस वेट ने जो है इन वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। तो इसीलिए जो आपकी निडल है वो सिंक नहीं करती है। हाँ, बट आप ध्यान रखिए, अगर आप निडल से इसको ज़रूर, अगर आप इसको प्रिक करेंगे सरफेस को, तब वो निडल आपकी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी सरफेस टेंशन की, तो इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ओके। Now let us move to the next topic. Now let us discuss next topic, that is molecular theory of surface tension. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं molecular theory of surface tension क्या होता है आपका। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमने आपका जो सरफेस है, सरफेस फिल्म जो है, ये आपका पूरा का पूरा लिक्विड है, ठीक है। इसमें हमने KLMN जो है वो क्या ले रखा है, सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड, सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड। तो ये हमारे पास है सरफेस फिल्म, तो ये सरफेस की फिल्म है, ये KLMN जो हमने रेड पार्ट से क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। तो ये सरफेस फिल्म हो गया। यहाँ पर आपका जो LM पार्ट है वो किसके इक्वल है, KN पार्ट के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, जो कि आपका मॉलिक्यूल की रेंज के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 3 मॉलिक्यूल कंसिडर कर रखे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास A, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास B, और ये मॉलिक्यूल है हमारे पास C। तो दिस इज B एंड दिस इज A। तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है A, B एंड C। अब ध्यान से देखिए, जो A मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल ही इनसाइड है लिक्विड के, दिस इज इनसाइड, A इज इनसाइड द लिक्विड। यहाँ पर लिख देती हूँ, A जो है वो इनसाइड द लिक्विड ले रखा है हमने। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट B, तो B कहाँ पर है, B जो है वो लाई इन अ सरफेस फिल्म, वो सरफेस फिल्म के अंदर लाई कर रहा है, तो लाई इन द सरफेस फिल्म।
ये सरफेस फिल्म के अंदर लाई कर रहा है। वेयरएज अगर हम बात करें सी की, तो सी लाई कर रहा है ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस फिल्म, ये सरफेस फिल्म के टॉप में है। तो सी कहाँ पर है हमारा, टॉप ऑफ सरफेस फिल्म। तो अब इतना चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए हमने लिया क्या है। ये हमने एक बीकर है, बीकर में वाटर ले रखा है। तो ये जो ऊपर का लेयर है आपका KLMN, ये जो है आपके पास, ये है सरफेस फिल्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सरफेस फिल्म है हमारे पास। जहाँ पर ये आपके पास जो KN और LM है, ये आपके पास मॉलिक्यूल की रेंज है, ठीक है। अगर हम बात करें A जो है वो लिक्विड के अंदर ले रखा है, B जो है वो हमने ऊपर ले रखा है, ठीक है, मतलब एक तरह से सरफेस के अंदर है आपका। और वेयरएज अगर हम सी की बात करें तो टॉप ऑफ द सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म के ऊपर ले रखा है हमने, ठीक है। यहाँ पर जो ABCD हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो अपर हाफ में है आपका, अगर मॉलिक्यूल इन द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस exert a resultant upward force of cohesion and those in the lower half sphere of influence exert resultant downward force। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, दिस इज आवर स्फीयर, तो स्फीयर में जो ऊपर वाला हाफ होता है आपका स्फीयर का, यानी ये जो ऊपर वाला हाफ है, ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, ये रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स जो है देता है। तो यहाँ पर हमें अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा पार्ट हैं तो ऊपर की तरफ फोर्स मिल जाएगा, अगर नीचे ज़्यादा पार्ट हैं तो हमें नीचे की तरफ जो है रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल होगा अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, वो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड फोर्स देता है आपका। अगर हम बात करें अपवर्ड फोर्स ऑफ कोहेजन, वेराज जो नीचे वाला हाफ है, लोअर हाफ जो है आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, वो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जो है कोहेजन का देता है एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर क्या आ रहा है और सी मॉलिक्यूल में क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ए की बात करें तो ए जो है वो तो बिल्कुल ही इनसाइड द लिक्विड है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपर हाफ ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होंगे वो सेम होंगे लोअर हाफ में, यानी जो अपर हाफ ऑफ इन्फ्लुएंस होगा स्फीयर का सेम होगा आपका लोअर हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन अपर हाफ दैट इज इक्वल टू द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द लोअर हाफ। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स ऑफ कोहेजन आएगा मॉलिक्यूल का, वो बैलेंस करेगा उसको रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिजल्टेंट आपका अपवर्ड फोर्स होगा कोहेजन फोर्स, दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। तो जब आपका रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है कोहेजन ऑफ मॉलिक्यूल ए में, उसको बैलेंस कर रहा है डाउनवर्ड वाला फोर्स, तो वहाँ पर हमें नेट कितना मिल जाएगा, जो नेट फोर्स ऑफ कोहेजन होगा हमारा मॉलिक्यूल का, वहाँ पर क्या आ जाएगा, नेट हमें मिलेगा 0। एव आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल आया था, तो जहाँ पर हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर हाफ, जो अपर हाफ ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो इक्वल है आपके लोअर हाफ ऑफ, मतलब जो रिजल्टेंट ये अपर हाफ ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहा है वो लोअर हाफ के इक्वल है, तो वहाँ पर जो आपको रिजल्टेंट मिलता है वो क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट 0 मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल ए होगा उसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो देयरफॉर मॉलिक्यूल ए हैज़ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल ए की कैसी एनर्जी होगी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं बी मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, तो अगर आप ध्यान से तरफ देखिए बी मॉलिक्यूल को, तो ये जो है पार्शियली आउटसाइड द लिक्विड है, ठीक है ना, कुछ ये पार्शियली आउटसाइड द लिक्विड है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैकिंग मॉलिक्यूल बी डाउनवर्ड इज मोर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैकिंग इन अपवर्ड। तो जो मॉलिक्यूल नीचे की तरफ डाउनवर्ड अटैक करेंगे वो ज़्यादा होंगे ऊपर के कंपैरिजन में। तो ऊपर आपके कम है,
वेयरएज नीचे जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पर नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कोहेजन लगता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। इसीलिए हमने एरो क्या इंडिकेट कर रखा है, नीचे की तरफ इंडिकेट कर रखा है। यहाँ पर हमारा बराबर था ऊपर नीचे, तो यहाँ पर रिजल्टेंट 0 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट था वो क्या था आपका, 0 था। यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर रिजल्टेंट होगा डाउनवर्ड। रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजल्टेंट आएगा आपका डाउनवर्ड, ठीक है। फोर्स ऑफ कोहेजन ऑन मॉलिक्यूल बी। और वहीं अब अगर हम बात करते हैं सी मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो ये तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें सी मॉलिक्यूल की, लाई हाफ आउटसाइड द लिक्विड, ये तो मॉलिक्यूल आधा आपका लिक्विड के बाहर है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर हाफ में होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे, अटैक करेंगे, ठीक है ना, वो वेरी लार्ज अमाउंट में अटैक करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स मिलेगा वो सी के केस में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो हाफ है आपका, कहाँ पर, आपका हाफ जो है वो बाहर की तरफ है, आउटसाइड द लिक्विड है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा इस केस में। तो यहाँ पर होगा आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। तो इस चीज़ को ध्यान से, इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, कि कहाँ पर आपको जो रिजल्टेंट है वो 0 मिलता है, कहाँ पर आपको रिजल्टेंट डाउनवर्ड मिलता है, और कहाँ पर मैक्सिमम रिजल्टेंट डाउनवर्ड। तो ये आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, दैट नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ मॉलिक्यूल सो लॉन्ग इट लाई बिलो द सरफेस फिल्म। अगर मॉलिक्यूल आपका सरफेस फिल्म के अंदर लाई कर रहा है तो वहाँ पर आपका कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं एक्ट करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। यहाँ से हमने क्या इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला, यहाँ से हमने यही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला कि जो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स है आपका, रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट, नो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट ऑन अ मॉलिक्यूल as long as it lies inside the liquid। यानी जब तक आपका मॉलिक्यूल लिक्विड में रहता है तब तक उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगता है। जैसा कि केस हमने AK में डिस्कस किया है कि यहाँ पर आपका कोई रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब तक आपका मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है वहाँ पर कोई डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगता है। बट फॉर ऑल दोज मॉलिक्यूल लाइंग इन सरफेस फिल्म, लेकिन जो भी मॉलिक्यूल आपके सरफेस फिल्म पे लाई करेंगे वहाँ पर आपको रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ कोहेजन जो है वो मिलता है, ठीक है। और वो जो है वो आपका बढ़ता कब रहता है, जब हम बॉटम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द बॉटम। तो जैसे जैसे हम बॉटम से ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जो है आपका बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जैसा कि इस केस में था, बी के बाद अगर हम सी पे गए तो यहाँ पर जो आपको मिल गया वो ज़्यादा मिल गया। तो रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि all the molecule lying above, ठीक है ना, हम कहेंगे all the molecule lying in the surface film, a resultant downward force of cohesion act which increases as we move from the bottom। जैसे जैसे हम इस बॉटम NM से मूव करते जाएंगे टू द सरफेस फिल्म टू KL, मतलब जैसे जैसे आप इससे ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ था, इसमें हम ऊपर की तरफ चले गए तो वहाँ पर हमारा रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दिस मीन्स टू टेक अ मॉलिक्यूल इनटू सरफेस फिल्म from anywhere below it some work is to be done against the downward force of cohesion। तो इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन तो करना ही पड़ेगा इसको ले जाने के लिए। तो इसीलिए वो जो वर्क डन होता है वो कैसे अपीयर होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं इन द सरफेस फिल्म पोजेसेस एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उनके पास क्या होती है, एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सरफेस फिल्म हैज़ एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी. Greater the number of molecule in the surface film, larger is the additional potential energy. ओके तो ये बात थी. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको रिजल्टेंट नहीं मिलता है, कहाँ पर आपको रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स मिलता है, और जैसे जैसे हम NM इस बॉटम से ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं, KL की तरफ मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो बढ़ता रहता है. ओके तो यही थी आपकी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो and do like and subscribe our channel. Thank you so much.